सोचिए एक ऐसा राज जो हजारों साल तक जमीन में दफन था। एक पूरी की पूरी सभ्यता जिसके शहर इतने आधुनिक थे कि आज भी हम उनसे सीख सकते हैं। आज से लगभग 4,500 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्से बस कबीलों में जी रहे थे, हमारे ही उपमहाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता थी जिसके पास पक्की नालियां थीं, सार्वजनिक स्नानागार थे और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमें उनके बारे में किसी किताब या किसी ग्रंथ से पता नहीं चला है। उनकी कहानी हमें बताई है उन चीजों ने जो वो पीछे छोड़ गए। बिल्कुल। और आज हम उन्हीं चीजों की मदद से इस कहानी की गहराई में उतरेंगे। हमारा आज का विषय है हड़प्पा सभ्यता, और हमारे सबूत हैं ईंटें, मनके और अस्थियां। हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि आखिर ये लोग कौन थे, वे कैसे रहते थे, और सबसे बड़ा सवाल, वो अचानक कहाँ गायब हो गए। चलिए इस दिलचस्प आर्कियोलॉजिकल जासूसी को शुरू करते हैं। 19वीं सदी की बात है। पंजाब में लाहौर से मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। अंग्रेज इंजीनियरों को ट्रैक के नीचे बिछाने के लिए रोड़ी की जरूरत थी। तभी उन्हें पास में ही एक पुराना टीला दिखा जो बहुत ही बढ़िया पक्की ईंटों से भरा हुआ था। उनके लिए तो ये लॉटरी थी। मुफ्त का कंस्ट्रक्शन मटेरियल। हाँ, उन्होंने हजारों, शायद लाखों ईंटें वहां से उखाड़ी और रेलवे ट्रैक के नीचे बिछा दी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कोई मामूली टीला नहीं, बल्कि एक प्राचीन शहर के खंडरों को उजाड़ रहे हैं। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम उस जगह पर पहुंचे। उन्हें वहां से एक अनोखी मुहर मिली। अच्छा। उस पे एक सींग वाले बैल का चित्र बना था और कुछ ऐसे अक्षर थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। कनिंघम एक बहुत ही काबिल पुरातत्वविद थे, लेकिन वो इस मोहर को देखकर उलझन में पड़ गए। कनिंघम का मानना था कि भारतीय इतिहास की शुरुआत गंगा घाटी के शहरों से होती है, यानी लगभग 600 ईसा पूर्व से। उनके लिए भारतीय इतिहास का मतलब था बौद्ध और मौर्य काल। तो जब उन्हें ये मुहर मिली, जो कि उस समय सीमा से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी, तो वो इसे कहीं फिट ही नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि शायद ये चीन से या किसी और बाहर की सभ्यता से आई कोई चीज होगी। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में गंगा घाटी से भी हजारों साल पहले कोई इतनी विकसित सभ्यता हो सकती है। तो फिर ये राज आखिर खुला कैसे? दुनिया को इस महान सभ्यता के बारे में पता कैसे चला? इसका श्रेय भारतीय पुरातत्वविदों को जाता है। 1920 के दशक में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में व्यवस्थित खुदाई शुरू की। जब दोनों जगहों से एक जैसी मुहरें, एक जैसे मिट्टी के बर्तन और एक जैसी पक्की ईंटें मिलने लगीं, तब जाकर पूरी तस्वीर साफ हुई। और फिर 1924 में एएसआई के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने लंदन में पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि भारत में मेसोपोटामिया और मिस्र जितनी ही पुरानी एक नई विशाल सभ्यता खोज ली गई है। वाह, ये तो जबरदस्त खोज थी। चलिए अब इन लोगों की जिंदगी में थोड़ा और करीब से झांकते हैं। हम जानते हैं कि उनके शहर बहुत उन्नत थे, लेकिन शहर को चलाने के लिए खाना चाहिए, तो ये लोग खाते क्या थे? क्या वो किसान थे? वो सिर्फ किसान नहीं थे, बल्कि बहुत ही कुशल और उन्नत किसान थे। हमें खुदाई में जले हुए अनाज के दाने मिले हैं जो पत्थर बन चुके हैं। इनसे पता चलता है कि वे गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल जैसी कई तरह की फसलें उगाते थे। गुजरात जैसी जगहों से बाजरे के भी सबूत मिले हैं। साथ ही भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की हड्डियां भी मिली हैं, जो बताती हैं कि वो पशुपालन भी करते थे। ठीक है, वे गेहूं और जौ उगाते थे, ये तो समझ आया, लेकिन जमीन तो बहुत सख्त होती होगी। क्या हमारे पास कोई सबूत है कि वो जमीन जोतने के लिए किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते थे? क्या उनके पास हल थे? हमें असली हल तो नहीं मिले, क्योंकि वो शायद लकड़ी के बने होते थे और इतने सालों में गल गए। लेकिन हमें चोलिस्तान और बनावली जैसी जगहों से मिट्टी के बने हल्के खिलौने मिले हैं। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला सबूत राजस्थान के कालीबंगन में मिला है। वहां हमें एक पूरा खेत मिला है जिसकी जुताई की गई थी, और उस खेत में हल से बनी रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो एक ही खेत में एक ही समय पर दो अलग अलग फसलें उगा रहे थे,
ये तो आज भी बहुत से किसान करते हैं। बिल्कुल, ये डबल क्रॉपिंग का दुनिया के सबसे पुराने सबूतों में से एक है। ये दिखाता है कि वो अपनी जमीन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना जानते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वे सिंचाई का महत्व भी समझते थे। अफगानिस्तान के शोटुगई में नहरों के अवशेष मिले हैं, तो वहीं गुजरात के धौलावीरा में बारिश के पानी को जमा करने के लिए पत्थर को काटकर बनाए गए बड़े-बड़े जलाशय या तालाब मिले हैं। इतनी एडवांस सिंचाई व्यवस्था! ये साफ है कि ये सिर्फ गांव नहीं थे, ये जरूर किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा रहे होंगे, शायद किसी बड़े शहर को सपोर्ट करने के लिए। और जब हम बड़े शहर की बात करते हैं तो जाहिर है मोहनजोदड़ो का नाम सबसे पहले आता है। हाँ, मोहनजोदाड़ो उनकी शहरी योजना का सबसे शानदार उदाहरण है। ये शहर बहुत ही सोच समझकर बसाया गया था और मुख्य रूप से 2 भागों में बटा था। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना हिस्सा, जिसे पुरातत्वविद दुर्ग सिटाडेल कहते हैं, और एक बहुत बड़ा लेकिन निचले स्तर पर बसा हिस्सा, जिसे निचला शहर कहा जाता है। तो इस दुर्ग या सिटाडेल में ऐसा क्या खास था? ये बाकी शहर से अलग क्यों था? दुर्ग को कच्ची ईंटों के एक बहुत ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। ऐसा शायद इसलिए किया गया ताकि ये निचले शहर से अलग और ज्यादा महत्वपूर्ण दिखे और शायद बाढ़ से भी सुरक्षा हो। यहाँ हमें आम घर नहीं बल्कि कुछ खास इमारतें मिली हैं, जैसे कि विशाल स्नानागार। द ग्रेट बाथ, ये तो सुनने में किसी शाही स्विमिंग पूल जैसा लगता है। आप कह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा आयताकार टैंक है जिसके दोनों तरफ सीढ़ियां हैं, और इसकी इंजीनियरिंग कमाल के है। इसे पक्की ईंटों से बनाया गया है और पानी का रिसाव रोकने के लिए जिप्सम के गारे और तारकोल की मोटी परत का इस्तेमाल किया गया है। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए, सामूहिक स्नान के लिए होता होगा। दुर्ग में ही हमें एक विशाल गोदाम या अन्न भंडार भी मिला है, जिसका निचला हिस्सा ईंटों का है, ऊपरी हिस्सा शायद लकड़ी का रहा होगा, जो अब नष्ट हो चुका है। और निचले शहर की क्या कहानी है? मैंने सुना उसकी सबसे हैरान करने वाली बात उसकी प्लानिंग और नालियां थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सच कहूं तो उस समय की किसी भी दूसरी सभ्यता में ऐसी जल निकास प्रणाली देखने को नहीं मिलती। पूरा शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बसा था, यानी सड़कें और गलियां एक दूसरे को लगभग 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहले कागज पर पूरा नक्शा बनाया हो, सड़कें और नालियां बनाई हो, और फिर लोगों से कहा हो कि अब इनके किनारे अपने घर बनाओ। ये तो कमाल है। मतलब वो लोग सिर्फ पानी लाने के बारे में ही नहीं, बल्कि गंदे पानी को निकालने के बारे में भी सोच रहे थे। ये एक पूरी तरह से विकसित सिविक सोच को दिखाता है, जो आज भी कई शहरों में गायब है। बिल्कुल। अच्छा, उनके घर कैसे होते थे? घरों में भी उनकी सोच दिखती है, खासकर प्राइवेसी को लेकर। ज्यादातर घर एक आंगन के चारों ओर बने होते थे। ग्राउंड फ्लोर की बाहरी दीवारों में कोई खिड़की नहीं होती थी, और मुख्य दरवाजा ऐसा होता था कि उससे अंदर आंगन का सीधा नजारा न दिखे। हर घर में अपना बाथरूम भी होता था। तो ये एक बहुत ही व्यवस्थित और नियमों से चलने वाला समाज लगता है। लेकिन क्या ये एक बराबरी वाला समाज था, या वहां भी अमीर और गरीब का भेद था? पुरातत्वविद इसका पता कैसे लगाते हैं? एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका पता लगाने के लिए पुरातत्वविद जासूसों की तरह 2 मुख्य सुराड़ों पर काम करते हैं। पहला है शवाधान यानी कब्रें, और दूसरा है विलासिता की वस्तुएं। कब्रों से कैसे पता चलता है? हड़प्पा की कब्रों की एक खास बात है कि उनमें आमतौर पर मृतकों के साथ कोई बहुत कीमती चीजें नहीं दफनाई जाती थीं। मिस्र के पिरामिडों की तरह यहाँ सोने चांदी के ढेर नहीं मिलते हैं। इससे लगता है कि वो मरने के बाद की जिंदगी में कीमती सामानों पर ज्यादा यकीन नहीं करते थे। तो क्या इसका मतलब है कि कोई सामाजिक भेद था ही नहीं? ऐसा भी नहीं है। कुछ कब्रों में छोटे मोटे अंतर दिखते हैं। किसी कब्र में तांबे का आईना मिल गया तो किसी में कुछ मन के। ये छोटे छोटे फर्क शायद समाज में मौजूद सूक्ष्म अंतरों की ओर इशारा करते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा अंतर कब्रों से नहीं दिखता। ठीक है, तो फिर दूसरा सुराग क्या है? विलासिता की वस्तुएं। हाँ, पुरातत्ववेद मिली हुई चीजों को 2 हिस्सों में बांटते हैं, उपयोगी और विलास की वस्तुएं। उपयोगी चीजें वो हैं जो पत्थर या मिट्टी से आसानी से बन जाएं, जैसे चक्की, सुई, मिट्टी के बर्तन। ये चीजें लगभग हर जगह मिली हैं। और विलास की वस्तुएं? वो चीजें जो या तो दुर्लभ हों या किसी महंगे बाहर से लाई गई चीज से बनी हो, या जिन्हें बनाने की तकनीक बहुत मुश्किल हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फ्योन्स से बने छोटे बर्तन। फ्योन्स एक तरह का कृत्रिम पदार्थ था जिसे रेत, रंग और गोंद को मिलाकर पकाया जाता था। इसे बनाना बहुत मुश्किल था। तो ये फ्योन्स के बर्तन कहाँ मिले?
यही तो असली कहानी है। ये महंगे बर्तन ज्यादातर सिर्फ मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे बड़े और अमीर शहरों में ही मिले हैं। छोटी बस्तियों में ये लगभग नहीं मिलते। इससे साफ पता चलता है कि समाज में एक अमीर वर्ग मौजूद था जो बड़े शहरी केंद्रों में रहता था। तो उनके पास एक अर्थव्यवस्था भी थी। वो क्या बनाते थे और इसे बेचते कहाँ थे? उनका शिल्प उत्पादन यानी क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत विकसित था। चनहुदड़ो नाम की एक बस्ती तो लगभग पूरी तरह से सिर्फ क्राफ्ट के काम में ही लगी थी। आप उसे एक तरह का स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन समझ सकते हैं। वहां मन के बनाना, शंख काटना, धातु का काम, मोहरे बनाना, ये सब होता था। ये मन की किस चीज से बनते थे? कई तरह की चीजों से। कार्निलियन नाम का एक खूबसूरत लाल पत्थर, जैस्पर, क्रिस्टल, तांबा, सोना, शंख, वो हर चीज का इस्तेमाल करते थे। इन पत्थरों को घिसकर पॉलिश करके और इनमें बारीक छेद करके कमाल के गहने बनाए जाते थे। लेकिन ये सारा कच्चा माल उन्हें मिलता कहाँ से था? सोना और कार्निलियन हर जगह तो नहीं मिलते। बिल्कुल, यहीं से उनके विशाल व्यापार नेटवर्क का पता चलता है। तांबा वो राजस्थान के खेतड़ी इलाके से और शायद ओमान से भी लाते थे। सोना दक्षिण भारत से आता था और लाजवर्द मणि, एक बहुत कीमती नीला पत्थर, वो सुदूर अफगानिस्तान से मंगवाते थे। मतलब ये एक इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क था। हाँ, और ये सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं था। मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के लेखों में मेलुहा नाम की एक जगह का जिक्र है जिसे नाविकों का देश कहा गया है। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि मेलुहा हड़प्पा क्षेत्र का ही नाम था। हमें हड़प्पाई मोहरों पर जहाजों और नावों के चित्र भी मिले हैं। इन मोहरों का क्या काम था? क्या ये सिक्कों की तरह थी? सिक्के नहीं, बल्कि इनकी भूमिका शायद आज के कॉरपोरेट सील या कुरियर टैग जैसी थी। जब किसी सामान का थैला कहीं दूर भेजा जाता था तो उसके मुंह को रस्सी से बांधकर उस पर गीली मिट्टी लगा दी जाती थी और फिर उस पर मोहर से निशान बना दिया जाता था। अगर सामान के पहुंचने तक ये निशान सही सलामत है तो इसका मतलब था कि रास्ते में किसी ने छेड़छाड़ नहीं की है। साथ ही इससे भेजने वाले की पहचान भी होती थी। ये तो कमाल का सिस्टम है। अब मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आ रहा है, इतना सब कुछ, नियोजित शहर, मानकीकृत ईंटें, बाट का एक जैसा सिस्टम, इतना बड़ा व्यापार, कोई तो होगा जो ये सब चला रहा था। कौन था इन सब का इंचार्ज? कोई राजा, कोई सरकार? ये इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली है। एक तरफ पूरे इलाके में ईंटों का एक जैसा आकार, एक जैसे बाट, एक जैसी बस्तियों की योजना, ये सब किसी एक केंद्रीय सत्ता की ओर मजबूत इशारा करते हैं। ऐसा लगता है कि कोई था जो नियम बना रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हमें कोई भव्य राजमहल नहीं मिला है, कोई सिंहासन नहीं मिला। मिस्र के फराओ या मेसोपोटामिया के राजाओं जैसे कोई भव्य स्मारक या कब्रें नहीं मिली हैं। एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित राजा कहा जाता है, लेकिन क्या वो सच में राजा था, ये कोई नहीं जानता। तो फिर क्या सिद्धांत है? कई सिद्धांत हैं। कुछ कहते हैं कि हर बड़े शहर का अपना अलग राजा था। कुछ का मानना है कि ये कोई एक ही राज्य था, लेकिन उसका शासक बहुत आडंबर प्रिय नहीं था। और एक मजेदार सिद्धांत ये भी है कि शायद कोई राजा था ही नहीं, बल्कि व्यापारियों की एक समिति या समूह मिलकर शासन चलाता था। सच क्या है, यह अभी भी एक रहस्य है। एक ऐसा साम्राज्य जिसका कोई राजा ही न मिले और फिर अचानक ये सब खत्म हो गया। ये इतनी उन्नत सभ्यता, इतने शानदार शहर, ये गायब कैसे हो गए? लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास हमें इस सभ्यता के पतन के संकेत मिलने लगते हैं। लोग बड़े शहरों को छोड़कर जाने लगे। लेखन, मोहरों, मानकीकृत बाटों का इस्तेमाल बंद हो गया। लंबी दूरी का व्यापार खत्म हो गया और चीजों को बनाने की कला में भी गिरावट आई। पर हुआ क्या था? क्या किसी ने हमला किया? पहले ये थ्योरी बहुत लोकप्रिय थी, लेकिन अब ज्यादातर विशेषज्ञ इसे नहीं मानते। अब माना जाता है कि किसी एक कारण ने नहीं, बल्कि कई चीजों ने मिलकर इस सभ्यता को खत्म किया होगा। इनमें सबसे प्रमुख है प्राकृतिक कारण, जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण शायद नदियां सूख गईं या उनमें बाढ़ आने लगी। जंगलों की अंधाधुंध कटाई भी एक वजह हो सकती है। जमीन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, भूकंप, इन सब ने मिलकर उन शहरों को जीवन देने वाले सिस्टम को तोड़ दिया होगा। तो ये एक तरह से पर्यावरण से जुड़ी एक चेतावनी भी है। और शायद सबसे बड़ा रहस्य तो अभी बाकी है, उनकी लिखावट। हाँ, हड़प्पा की लिपि, इस सभ्यता की आवाज जो आज तक खामोश है। हम इसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ये एक चित्रात्मक लिपि थी जिसमें 375 से 400 के करीब चिन्ह थे और ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जब तक हम इसे पढ़ नहीं लेते तब तक हड़प्पा की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहेगा। चलिए अब कुछ जरूरी सवालों पर आते हैं। पहला सवाल, जल निकास प्रणाली
हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता थी? इस कथन को सिद्ध कीजिए। जरूर। पहला, नालियां ग्रिड पद्धति पर बनी थी और सड़कों को समकोण पर काटती थी। दूसरा, ऐसा लगता है कि निर्माण के क्रम में पहले नालियां बनी, फिर घर। तीसरा, प्रत्येक घर की नाली गली की मुख्य नाली से जुड़ी थी। चौथा, नालियां ढकी हुई थी और सफाई के लिए उनमें मैनहोल बने थे। ये व्यवस्था सफाई और स्वास्थ्य के प्रति उनके उच्च स्तर के महत्व को दर्शाती है। अगला प्रश्न, पुरातत्वविद हड़प्पा समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता कैसे लगाते हैं? इसके दो मुख्य तरीके हैं, शवाधान और विलासिता की वस्तुएं। शवाधान में कुछ कब्रों की बनावट अलग थी और कुछ में तांबे के दर्पण जैसी वस्तुएं मिली जो सामाजिक भेद दर्शाती हैं। विलासिता की वस्तुओं के लिए पुरातत्वविद वस्तुओं को उपयोगी और विलास में बांटते हैं। फ्रेयांस के पात्र जैसी दुर्लभ और महंगी वस्तुएं अमीर वर्ग की उपस्थिति की ओर इशारा करती हैं। ठीक है, हड़प्पा के लोगों के निर्वाह के तरीकों का वर्णन करें। उनके निर्वाह के 3 मुख्य तरीके थे। पहला, कृषि। वे गेहूं, जौ, दाल और तिल जैसी फसलें उगाते थे। जुताई के लिए हल और बैलों का प्रयोग होता था। दूसरा, पशुपालन। वे भेड़, बकरी, भैंस और सूअर जैसे मवेशी पालते थे। और तीसरा, शिकार। जंगली जानवरों जैसे हिरण और घड़ियाल की हड्डियां मिलने से शिकार के भी प्रमाण मिलते हैं। वे मछली भी पकड़ते थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण हो सकते हैं? इसका कोई एक कारण निश्चित नहीं है, बल्कि कई प्राकृतिक कारण जिम्मेदार माने जाते हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की अत्यधिक कटाई, विनाशकारी बाढ़ का आना या नदियों का सूख जाना और भूमि का अत्यधिक उपयोग शामिल हैं। अंतिम प्रश्न, कनिंघम को हड़प्पा के महत्व को समझने में भ्रम क्यों हुआ? कनिंघम का मानना था कि भारतीय इतिहास का आरंभ गंगा घाटी में शहरों के उदय यानी लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के साथ हुआ। जब उन्हें हड़प्पा की मोहर मिली तो वे उसे अपनी स्थापित समय सीमा में नहीं रख पाए और इसलिए वे उस सभ्यता के वास्तविक महत्व को समझने में असफल रहे। तो आखिर में एक सवाल मन में रह जाता है, हड़प्पा की ये जो अनपढ़ी लिपि है, अगर इसे कभी समझा जा सका तो उसमें हमें क्या मिलेगा? क्या हमें सिर्फ राजाओं के नाम और व्यापार का हिसाब किताब मिलेगा, या फिर हमें उन आम लोगों की कविताएं, उनकी कहानियां और उनकी रोजमर्रा की बातें भी पढ़ने को मिलेंगी? एक अनपढ़ी लिपि में एक पूरी सभ्यता की आवाज बंद है, जिसके खुलने का इंतजार इतिहास कर रहा है।